नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष। आज हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण। इन तीनों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को लाया क्यों गया। ऐसा क्या कारण रहा कि हमें इसको लाना पड़ा। ये कब लाया गया? 1991 में। ध्यान में रखना, जब ये लाया गया 1991 ईस्वी में, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों लाया? क्योंकि जो हमारी विदेशी मुद्रा थी वो केवल मात्र 15 दिन की शेष बची थी। 15 दिन हम उपयोग कर सके इतनी ही मुद्रा बची थी जो विदेशी मुद्रा थी। तो विदेशी मुद्रा क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि जो पेट्रोलियम वगैरह हम लाते हैं विदेश से, उसको हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 15 दिन की क्यों बची। ऐसा क्या कारण रहा कि विदेशी मुद्रा हमारे पास समाप्त हो गई, केवल 15 दिन की बची। तो इसका भी कारण है। क्या होता है, जो 1980 का समय था, उस समय हमारे जो आर्थिक असंतुलन हो गया। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आर्थिक असंतुलन हो गया। इसके पीछे क्या कारण रहा, क्यों हो गया? क्योंकि 1980 के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिसके कारण आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन का तात्पर्य है कि मान लीजिए हमारे आय तो है 100 रुपए और हम खर्च कर रहे हैं 110 रुपए, तो 10 रुपए का क्या हो गया, हमें घाटा। क्यों खर्च करना पड़ा? कि उसी समय, किस समय, 1880 के दशक के समय महंगाई खूब बढ़ी और अति ज्यादा निर्धन था भारत और एक जनसंख्या विस्फोट खूब हुआ। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां मिल गई, ऐसे कुछ कारण मिल गए जिसके कारण 1980 के तहत हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका असंतुलन हो गया, वह संतुलित नहीं रह पाई। तो इस कारण क्या करना पड़ा? 1991 में जो मैंने बताया कि केवल मात्र 15 दिन की मुद्रा बची थी हमारे पास, तो भारतीयों ने क्या किया, सरकार ने क्या कहा कि हम लोन ले लें। किससे? विश्व बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा हम लोन तो दे देंगे आपको, लेकिन इसके पीछे हमारी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने क्या शर्तें रखी कि एक उदारीकरण कीजिए। दूसरा क्या कहा कि जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाइए या कम कीजिए। तीसरी बात है, जो सरकारी संस्था के हाथ में वो निजीकरण, मतलब निजी के साथ दे दीजिए ताकि वो भी उसका या निजीकरण कीजिए और निजीकरण को कुछ राहत दीजिए या कुछ लगाम कसिए। तो ये 2-3 उन्होंने शर्तें रखी। शर्तें तो काफी रखी, लेकिन फिर उससे 2-3 बता दें। तो 2-3 शर्तों की पालना करनी पड़ी क्योंकि पैसों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने 7 अरब डॉलर ऋण दिया, साथ में 3 शर्तें की माननी पड़ी। तो इस कारण हमारे क्या हुआ, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण कब हुआ? 1991 ईस्वी में। अब हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं उदारीकरण। इनको अलग अलग विवरण पढ़ेंगे। पहला हो गया उदारीकरण। उदारीकरण का तात्पर्य क्या होता है? कई क्षेत्रों में लगा हुआ जो प्रतिबंध है उसको समाप्त करना। क्षेत्र कौन से वे? जैसे उद्योग धंधे हैं, आयात निर्यात का है, उस पर। तो कई प्रकार के कार्यों पर या कई प्रकार के स्तरों पर जो प्रतिबंध लगा है उसको समाप्त करना क्या कहलाता है? उदारीकरण। किन किन पर समाप्त किया? जैसे पहले कार्य, उद्योगों को जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसको समाप्त कर दिया, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया। दूसरी बात क्या की, जो आयात करते थे, आयात पर जो कर लगता था उसको कम कर दिया और कुछ इस प्रकार के आयात की प्रतिबंध लगे थे उनको भी कुछ कम किया। और बैंकिंग पद्धति इसको बढ़ावा दिया ताकि लोन वगैरह की, ऋण वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो ये उदारीकरण के तहत किया गया। उदारीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हुई, ज्यादा उद्योग धंधे खुले
और निजी क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया गया, क्योंकि कर में राहत मिली थी, जो उद्योगों को लाइसेंस लेना पड़ता था वो नई प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, तो उद्योगीकरण वो बढ़ा और भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो गई। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे टॉपिक दे रहे हैं हमारा मुख्य रूप से शिक्षा है, तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा उदारीकरण का। शिक्षा पर जो निजी विद्यालय थे उनका खूब संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि निजीकरण हो गया था, राहत मिल गई थी, तो उनको मान्यता मिल रही थी, तो निजी विद्यालय हुए जिसमें अच्छे अच्छे अनुभवी अध्यापक लगाए गए, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ा और कई प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई। सुविधा के साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ है, जैसे जो निजी वाले थे वो खूब मोटी फीस भी लेते थे और जो बच्चे थे उनका पढ़ाई का भार ज्यादा था, शोषण हो रहा था उनका, तो कुछ इससे नुकसान भी है और फायदा भी। तो ये शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। फिर हम सेकंड देखते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का हम परिभाषा देखें तो क्या होती है, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। जो घरेलू हमारी अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब हुआ तो कई प्रकार के फायदे हुए। हमारा जो भारत का व्यापार था वो प्रतिस्पर्धा में आया, मतलब विदेशी व्यापार को देखकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की होड़ लगी, तो उसमें उसने कई प्रकार की प्रगति की। और शिक्षा में भी इसका खूब प्रभाव पड़ा। जैसे हम पहला पॉइंट लेते हैं तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। पहले क्या था, केवल मात्र साहित्य संबंधी या आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया था, उसी के अनुसार चलता था। जैसे ही ये वैश्वीकरण आया तो कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी समझा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूसी ऐसी भाषा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कोने में बच्चा या प्रत्येक कोने में जाकर विद्यार्थी अध्ययन ग्रहण कर सकता था। तो कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले उस देश की भाषा जाननी जरूरी होती है, इसलिए कई भाषाओं का ज्ञान करें। ऐसे पाठ्यक्रम के साथ जोड़ी गई भाषा ताकि बच्चे वो शिक्षा प्राप्त करें और विदेश में जाकर अपनी अच्छी शिक्षा ले सके। तो ये दूसरी बात ये हो गई, जो संस्थान थे उन्होंने अपनी प्रगति की, मान निजी संस्थान है तो दूसरे की होड़ में या अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं की, अच्छी नामांकन प्राप्त किया ताकि दूसरी स्कूल की बजाय अपने स्कूल में अच्छा हो, अच्छा बच्चों को वातावरण दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा नामांकन आ सके। तो जो संस्था थी उनका ज्यादा प्रगति की संस्था ने। अगला पॉइंट आता है जैसे लक्ष्य को प्राप्त करना। बच्चों के मन में ये जिज्ञासा पैदा करते थे या ये रखते थे कि आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है या आपको आगे जाकर ऐसा कार्य करना है ताकि उस संस्था का नाम हो, बच्चा आगे जाकर समझाए कि हम उस संस्था से पढ़ कर आए, तो उसको एक लक्ष्य निर्धारित कर देते थे। अगली बात आती है कि समान, जैसे एक ही थोपने कर अनेक प्रकार की शिक्षाएं देना, सीमित न रखना। जैसे पहले क्या है, हमारे महापुरुष जो राज्य के थे, देश के थे, उनको ही सीमित थे, उनको ही मनाते थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पर चला तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने लगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाने लगे, जिसके कारण बच्चों को नया ज्ञान होने लगा कि भाई बाहर देश में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अगला पॉइंट आता है शिक्षकों पर प्रभाव। शिक्षकों का ज्ञान बढ़ा। पहले शिक्षक क्या है, भारतवाद का ज्ञान लेकर बच्चों को देते थे, लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की बात आई तो पहले शिक्षक को जानकारी बच्चों को दे पाएंगे, तो शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की अर्जन किया और फिर बच्चों के साथ विवरण दिया या बच्चों को पढ़ाया, तो शिक्षकों का ज्ञान भी बढ़ा। कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं वैश्वीकरण के तहत जो शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट आता है हमारा निजीकरण। निजीकरण नाम से ही पता चलता है, निजी खुद का, स्वयं का। अब क्या कहा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना कार्य किसको सौंपते हैं, निजी को, ताकि वो अच्छी प्रकार से देख रेख के साथ वो कार्य संपूर्ण कर पाए। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, वो किसको दिया गया है, निजी को दे दिया ठीक है। तो निजीकरण को दिया जाए, जो संस्थाएं किसी प्रकार का
तो निजीकरण से शिक्षा को क्या फायदा हुआ, खूब कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले हम शिक्षा पर लेते हैं, तो शिक्षा जो विद्यालय सरकारी थे वो निजीकरण के साथ खूब बड़े भी और खोले भी गए, जिसमें बच्चों के नामांकन भी संख्या ली गई ताकि बच्चे ज्यादा आए, और ऐसा बच्चों को वातावरण दिया गया या ऐसे बच्चों को सुविधा दी गई, उस सुविधा को देखकर अभिभावक और बच्चे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। दूसरी बात, जो प्रतिशत था वो ज्यादा बढ़ाया गया, अंक ज्यादा से ज्यादा लाए, और एक ऐसे विद्यालय तैयार किए गए जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने लगे, जिससे बच्चा जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ऐसे निजीकरण का वाव शिक्षा के प्रभाव खूब उसका देखा जाता है। कुछ नुकसान भी देख सकते हैं निजीकरण में, जैसे मोटी फीस लेना अभिभावकों से, और एक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों में गिरावट है, जैसे डिग्रियां देखी गई, ये नहीं कि कौन सी अनुभव नहीं देखा गया। तीसरी बात, बच्चों पर भार ज्यादा हुआ, किताब वगैरह का बर्डन। और एक बात और मिलती है इसमें निजीकरण के तहत कि डिग्रियां मिल गई लेकिन रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, तो रोजगार की होड़ में जो हमारे नवयुवा है वो भागदौड़ कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इनका शिक्षा पर ये प्रभाव पड़ा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।